हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है औरंगजेब। तो चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं। कथन ये कह रहा है कि मुगल गद्दी पे औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। कारण आर कह रहा है कि ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। पहला यानी कथन ए जो है सही है, कारण आर गलत है, यानी इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए, मुगल गद्दी पर शाहजहां का उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम से नहीं बल्कि तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक थी। तलवार के बल पर ही उत्तराधिकार का निर्णय होता था। उत्तराधिकार के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। साथ ही शाहजहां के पुत्रों में दारा और सूजा के बाद औरंगजेब का तीसरा क्रम था। तो कथन सत्य है, किंतु कारण जो आर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का जो है 2 बार राजाभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। 2 का डी ऑप्शन सही है। देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब का राजाभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राजाभिषेक दिल्ली में 31 जुलाई 1658 को हुआ था। उसका दूसरा राजाभिषेक खजवा और देवराई के युद्ध में सफलता होने के बाद दिल्ली में ही 15 जून 1659 को हुआ। अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पाशा गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह के सिंहासन पर आसीन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया धर्मट के युद्ध निम्न में से किनके बीच जो है लड़ा गया था? तो देखिए, औरंगजेब और दारा सिकों के बीच। सी ऑप्शन सही है। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मट नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जोधपुर के राजा जो है जसवंत सिंह ने दारा सिकों की तरफ से और मुराद जो है यह औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मट युद्ध ने औरंगजेब की स्थिति को जो है काफी सुदृढ़ बना दिया और शाही सेना की पराजय से दारा सिकों की दुर्बलता प्रकट हुई। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम क्वेश्चन है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। 4 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? तो सुलेमान सिको। इसका 5 का डी ऑप्शन सही है। देखिए, उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिको के पुत्र शहजादे सुलेमान सिको ने श्रीनगर गढ़वाल के शासक पृथ्वी सिंह के यहां शरण ली थी, किंतु उसके उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब को सौंप दिया। सुलेमान सिको को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया गया और वहां उसको जो है अफीम खिलाकर मार डाला गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति जो है दुर्बल कर दी थी? वह है अकबर, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए, औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 ईस्वी में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्बल कर दी थी। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से जो है निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति का जो है सफलता में विश्वास नहीं था। वह विचारों से जो है उदार था। उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राज सिंह द्वारा और राठौड़ नेता मारवाड़ के दुर्गा दास ने उसके सामने जो है प्रस्ताव रखा कि यदि वह अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। दुर्गा दास ने अकबर को जो है अपने संरक्षण में रखा। राजपूताना तथा खानदेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत आ गया, किंतु अकबर फारस भाग गया और वहीं पर औरंगजेब के अंतिम काल में अकबर की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो बताइए, इसमें आपका जो है जैसी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही होगा आपका ये वाली। और इसके बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1665 के आरंभ में औरंगजेब ने राजा जयसिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी का दमन करने के लिए भेजी।
जैसी कछवाहा शासक थे जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। वह चतुर कूटनीतिज्ञ थे और उसने समझ लिया कि बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है और पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उन्होंने शिवाजी से संधि की। पुरंदर की यह संधि जो है जून 1665 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मुगल बादशाह को जो है जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। बी ऑप्शन सही है। देखिए औरंगजेब जो कुछ दूसरों पर लागू करना चाहता था उसका वह जो है स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से दृढ़ता पूर्वक अलग रहता था और इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेश समझते थे और मुसलमान उसे जो है जिंदा पीर के रूप में मानते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 9। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय जो है यात्री भारत आया? तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आपका उत्तर जो है स्टार किया गया है यानी डाउटफुल है। देखिए अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी जो है ये शाहजहां के काल में भारत की यात्रा पर आया था। विलियम हॉकिंस और टॉमस रो ये जहांगीर के समय में और एंटोनियो मोन्सेराट अकबर के समय में भारत आए थे और इस प्रकार औरंगजेब के शासन काल में इनमें से कोई भी यात्री भारत नहीं आया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने बीजापुर के विजय कब की थी? तो 1686 ईस्वी में। देखिए उत्तराधिकार के युद्ध से पहले शाहजहां के आदेश से औरंगजेब ने बीजापुर से एक संधि की थी जिसके अनुसार अली आदिल शाह द्वितीय ने मुगलों को 1.5 करोड़ रुपया और बीदर, कल्याणी तथा पुरंदर के किले देने का वायदा किया, किंतु बीजापुर ने इस संधि की शर्तों का जो है पालन नहीं किया। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसी को शिवाजी के दमन करने और बीजापुर के शासक आदिल शाह पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। जयसी ने शिवाजी को पुरंदर की संधि यानी इसका संधि का जो समय है 1665 ईस्वी करने के लिए जो है बाध्य किया, किंतु बीजापुर पर अधिकार करने में वह असफल रहा। ठीक है, मार्ग में ही 1666 में बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। जयसिंह के मृत्यु के बाद औरंगजेब ने इस कार्य के लिए 1676 ईस्वी में मुगल सूबेदार दिलेर खां को नियुक्त किया। दिलेर खां ने बीजापुर पर आक्रमण कर सुल्तान आदिल शाह को औरंगजेब के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। फलस्वरूप 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन से राज्य थे? तो बीजापुर और गोलकुंडा। 11 का सी ऑप्शन सही है और इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए 1652 ईस्वी में जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ तो उसने गोलकुंडा और बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई। संभवतः उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया होता, किंतु दारा सिकों के परामर्श पर शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा और 1657 ईस्वी में बीजापुर के विरुद्ध उसे युद्ध स्थगित कर संधि करनी पड़ी थी। बादशाह बनने के बाद उसने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया और गोलकुंडा यानी 1687 में और बीजापुर 1686 पर जो है ये आधिपत्य स्थापित किया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला था जिस तरह अकबर ने अस्सीरगढ़ के किले को खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। आपको एक मानचित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं, और इसमें पूछा गया है कि जो ये मानचित्र है किसको निर्दिष्ट करता है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1601 में खानदेश विजय के समय अकबर का ये राज है। बी है 1605 में अकबर की मृत्यु के समय उसका राज जो है इसमें प्रदर्शित किया गया है। सी है हैदराबाद विजय के समय औरंगजेब का ये राज को जो है इंगित करता है। और डी है 1607 में औरंगजेब की मृत्यु के समय उसका राज। तो ये जो है आपका डी ऑप्शन सही है, बाकी ये सब जो है सही नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही है जो इस मानचित्र को इंगित करता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो बताइए औरंगजेब। डी ऑप्शन सही है। देखिए औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे।
उसके काल में कुल सेनापतियों में 33% हिंदू थे, जिसमें मराठों की संख्या आधे से अधिक थी। अकबर के काल में यह अनुपात 16% और शाहजहां के काल में यह अनुपात जो है 24% था। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी उसका नाम क्या है? तो आपको पता है बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और 14 का बी है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है, जजिया जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो बताइए, औरंगजेब के शासनकाल में। इसके बारे में देख लेते हैं। अकबर महान ने अपने साम्राज्य से जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। इसके लिए हिंदुओं को 3 वर्गों में उसने बांटा। पहला जो है जिनकी आय 200 दिरहम प्रति वर्ष से कम थी, उसको 12 दिरहम प्रति वर्ष देना पड़ता था। दूसरा जो था जिनकी आय 200 से 10,000 दिरहम प्रति वर्ष थी, उनको जो है 24 दिरहम प्रति वर्ष देने होते थे। और तीसरा जो था जिनकी आय 10,000 दिरहम प्रति वर्ष के ऊपर थी, उनको 48 दिरहम जो है प्रति वर्ष देना पड़ता था। स्त्रियां, गुलाम और 14 वर्ष की आयु के जो है इससे कम के बच्चे, भिखारी और आय रहित व्यक्ति इस कर से मुक्त थे। अधीनस्थ हिंदू राजाओं और ब्राह्मणों को भी इसे देने के लिए जो है इस कर को देने के लिए बाध्य किया गया। जजिया को पुनर्जीवित करने के विषय में यूरोपीय यात्री मनुची लिखता है कि उसका उद्देश्य बादशाह के रिक्त कोष को जो है संपन्न करना था, किंतु उसे आंशिक सत्य ही दिखाई देता है। इसमें जो है जो इसके लिए जिस काम के लिए वो किया था, इसमें जो है आंशिक सत्य की ही दिखाई देती है। ये मनुची के अनुसार जो है बातें कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है क्या है? तो दारुल इस्लामी, बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साही जो है सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को जो है कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों यानी दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध जो है यानी जिहाद करना चाहिए, जब तक कि वे इस्लाम के राज यानी दारुल इस्लाम के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बीबी का मकबरा जो है निर्माता था। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था? तो औरंगजेब था। इसका डी ऑप्शन सही है। औरंगजेब ने जो है औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उल दौरानी के मकबरे का निर्माण जो है 1678 ईस्वी में करवाया था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है और इसकी स्थापत्य कला शैली जो है सुप्रसिद्ध ताजमहल पर आधारित थी। इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसी मान्यता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देशन में संपन्न हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो सेम क्वेश्चन है, राबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19, निम्नलिखित में से कौन सम्राट जो है औरंगजेब की पुत्री थी? तो कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? वो थी मेहरुनिसा, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त जहां आरा, रोशन आरा और गोहरा आरा औरंगजेब की बहन शाहजहां की पुत्रियां थी। ठीक है, औरंगजेब की अन्य पुत्रियां थी जेबुनिसा, जिंतुनिसा और बदरुनिसा तथा जुब्तुनिसा। ठीक है, इनके जो पुत्रिया के नाम है एक बार देख लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसको साहिबात उस जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो बताइए, जहां आरा को, यानी 20 का सी ऑप्शन सही है। देखिए, औरंगजेब ने कि जहां आरा को जो है साहिबात उस जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा बेगम सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। वह अपने पिता के उत्तराधिकारी और छठे मुगल सम्राट औरंगजेब की बड़ी बहन भी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित किया जाता है? तो औरंगजेब से।
इसके बारे में देख लेते हैं। संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1606 ईस्वी में जबकि मृत्यु 1682 ईस्वी में हुआ था। यह मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। तो ये दोनों बातें जो है याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने। डी ऑप्शन सही है। दिल्ली के लाल किले के अंदर औरंगजेब ने संगमरमर की एक मस्जिद, जिसे मोती मस्जिद कहते हैं, इसका निर्माण करवाया, क्योंकि शाहजहां ने अपनी योजना के अनुसार किले के अंदर मस्जिद का निर्माण न करवाकर किले के बाहर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने किले के अंदर मस्जिद की आवश्यकता का अनुभव कर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन, तो इसको भी कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो बताइए, सरकार के नाम से जाना जाता था। देखिए, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा यानी प्रांत कई सरकारों यानी जिला में जो है बटा हुआ था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची और खजानदार होते थे। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, मुगल काल में जनपद यानी जिला का क्या नाम था? तो सरकार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? बताइए। तो मीर बख्शी, यानी बी ऑप्शन सही है। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। उच्चाधिकारियों सहित सभी श्रेणियों के मनसबदारों की नियुक्ति के आदेश उसी के द्वारा दिए जाते थे। घोड़े को दागने और सिपाहियों का मुआयना करने का काम भी उसी के जिम्मे था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। और इसका अतिरिक्त प्रांतों में भी जो है बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो देखिए, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। मुगल शासन में मीर बख्शी जो है भू राजस्व अधिकारियों का यह पर्यवेक्षक करता था और साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। सर जदुनाथ सरकार ने मीर बख्शी को जो है वेतनाधिकारी यानी पे मास्टर कहा है। और वेतनाधिकारी का कार्य जो है मीर बख्शी का नियमित और अस्थायी कार्य नहीं था। ठीक है, वेतनाधिकारी का कार्य दीवान ए तन करता था। तो एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेना में जो है चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो देखिए, इसमें जो है मुगल सेना में जिसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था वो थे मनुची। इनको जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन सही है। इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, निकोलाओ मनुची, इनका समय है 1653 से 1708। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किए गए थे। वह एक इतालवी यात्री थे। इसने भारत आकर दारा सिकों की सेना में तोपची के रूप में जो है नौकरी की। 1659 में दारा सिकों की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, इनमें से आपको बताना है कि जिन्होंने अपनी सेनाएं एकाकी प्रदान की। तो देखिए, मतलब कि दूसरा है स्टेटमेंट, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा है सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। और चौथा, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ जो है संलग्न किया। तो इनमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा जो है गलत है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे जो अहदी और दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उसके अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे और इनका मनसबदारों से कोई संबंध नहीं था, किंतु बादशाह के प्रत्यक्ष आदेश से इन्हें मनसबदारों के साथ नियुक्त कर दिया जाता था। ये प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के अधीन होते थे। इनकी भर्ती, वेतन, वस्त्र, घोड़े सब राज की ओर से दिए जाते थे और इनके लिए
पृथक दीवान एवं बख्शी की व्यवस्था की गई थी। अहदी घुड़सवार को 500 रुपए वेतन देने का उल्लेख जो है मिलता है, जबकि एक साधारण घुड़सवार को 12 रुपए से 15 रुपए के बीच वेतन दिया जाता था। अकबर के समय में अहदी सैनिकों की संख्या 12,000 हो गई थी। ये बादशाह के सबसे योग्य और वफादार सैनिक माने जाते थे। 7 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब था। मुहत्तसिब क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी। 7 का सी ऑप्शन सही है। देखिए, मुगल शासन प्रशासन में जो है मुहत्तसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मंदिर की बिक्री और वेश्याओं की निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि क्या किया जाए? साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। संभवतः दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। दिए गए विकल्प में मनसबदारी प्रथा को लागू करने का मुख्य उद्देश्य एक साफ सुथरा प्रशासन को लागू करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? 4 स्टेटमेंट है। ए कह रहा है इसमें 33 वर्ग थे। बी कह रहा है उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। सी कह रहा है उनका सवार पद जात पद से अधिक हो जाता था, यानी हो सकता था। और डी कह रहा है कि समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो देखिए, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, तो सी ऑप्शन सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। अकबर ने 40वें वर्ष में जात और सवार जैसे दोहरी व्यवस्था लागू की। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिसे आधे सवार रखना अपेक्षित था, दूसरी कोटि में और जिससे आधे से भी कम सवार रखना अपेक्षित था उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। सवार पद जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। इसका मतलब इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का जो है एक ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवा में निम्नतम सोपान पर प्रवेश करके अमीर या अमीर ए उम्दा के दर्जे तक ऊपर जाने की आशा कर सकते थे। तो सी ऑप्शन सही है। जो स्टेटमेंट आपको इसमें दिया गया है गलत है। 10 नंबर क्वेश्चन है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सही है। तो जात एवं सवार पद जो है प्रदान किए जाते थे। दूसरा है मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। तीसरा, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। और नेक्स्ट है, चौथा है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो देखिए, पहला और तीसरा सही है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी अथवा पद है। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के पदों को आरंभ किया था। डॉक्टर A.L. जो है श्रीवास्तव के अनुसार अगर बात करें तो जात का पद हाथी, घोड़े आदि सभी की संख्या का घोतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या को निश्चित करता था। मनसबदारों के 3 वर्ग थे, जिनमें प्रथम श्रेणी के अंतर्गत वे आते थे जो निर्धारित मनसब की संख्या के बराबर सवार रखते थे। दूसरी श्रेणी में वे मनसबदार आते थे जिनकी सवार संख्या उनके निर्धारित मनसब का आधा या आधे से अधिक होती थी। और तृतीय श्रेणी में वे मनसबदार होते थे जिसकी सवार संख्या निर्धारित मनसब के आधे से कम होती थी। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन जो है नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। इस तरह से डी उत्तर आपका सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुगल कालीन भारत में राज की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो देखिए, भू राजस्व था। सी ऑप्शन सही है। मध्यकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य जो स्रोत था वो भू राजस्व था।
बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया था। हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेर शाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाही की यानी इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। अकबर प्रथम मुगल सम्राट था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया। उसके शासन काल में सामान्य उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। शाहजहां के काल में भूमि पर जो भू राजस्व था बढ़कर 50% तक हो गया था। उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का जो है प्रचलन शुरू किया था। और नेक्स्ट देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किसका? तो भू राजस्व का। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था वो कौन था? तो वो था जहांगीर। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सम्मान में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत से लोगों में इतनी अधिक जो है प्रचलन हो गया, यानी तंबाकू पीने की ये लोग इतने आदी हो गए कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है किसको करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। तो बी ऑप्शन सही है। देखिए, मुगल प्रशासन में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयुरगल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित जो है नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास जो है वंशानुगत रूप से रहती थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण आर, मनसबदारों के चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो बताइए इसमें से कौन सही है? तो देखिए इसमें जो सही है इसमें सी ऑप्शन सही है, यानी पहला सही है और आर गलत है। मनसबदारी व्यवस्था मुगल सैनिक व्यवस्था का मूलाधार थी जो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। अकबर के शासन काल के 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संकेत मिलता है और मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड था, उनका नियम था नहीं था। यानी मनसबदारों के चयन में योग्यता ही मानदंड नहीं थी और इस प्रकार प्रश्नगत में कथन सही है परंतु कारण जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको कथन ए कह रहा है कि सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे और बी कह रहा है कि मुगल प्रशासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था। इन दोनों में से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए पहला और दूसरा दोनों सही है। मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासन काल में आरंभ किया था। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किए जाते थे। अबुल फजल के आईने अकबरी में इससे ज्ञात होता है, यानी इसके जो आईने अकबरी है अबुल फजल का, इससे ज्ञात होता है कि मनसबदारों की 66 श्रेणियां थी। यह श्रेणियां 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर्गत केवल 33 श्रेणियां प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने जो है राम सीता की आकृतियों और राय सीए देवनागरी लेख से जो है युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो है अकबर। ठीक है, अकबर ने जो है ये सिक्का चलाया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो तांबे का सिक्का जो है दाम कहलाता था, यानी बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को जो है दरोगा कहा जाता था। टकसालों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। चांदी का सिक्का जो है रुपया कहलाता था। दाम जो है अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था जो रुपये के 40वें भाग के बराबर होता था। 19 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था क्या था? तो देखिए लगान निर्धारण का तरीका था, यानी बी ऑप्शन सही है। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। ठीक है, और शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहला नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरा है नगदी अथवा जब्ती और तीसरा है
गला, बक्सी या बटाई। बटाई तीन प्रकार के होती थी, एक खेत बटाई, दूसरा लंक बटाई और तीसरा रास बटाई। नेक्स्ट टॉपिक है मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। ठीक है, इसके तहत पहला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, मुगल चित्रकला में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, ये तीनों किए जाते थे, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने किया था। तो हुमायूं ने, बी ऑप्शन सही है। देखिए, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अपने फारस एवं अफगानिस्तान में निर्वासन काल में उसने जो है मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक दो पारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की, जिसके द्वारा ही मुगल चित्रकला की शुरुआत की गई थी। इन्होंने मिलकर एक उन्नत कला संगठन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 है, चित्रकला की मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है, निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था। तो कालीघाट, इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी एवं कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु कालीघाट चित्रकला पर मुगल प्रभाव नहीं थे। इसने अपने प्रतिमान स्थानीय संदर्भों से ग्रहण किए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए, अब्दुल समद, यानी ए ऑप्शन सही है। अकबर ने अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान ए अमीर हमजा है, यह हुमायूं के काल में चित्रित होना प्रारंभ हुआ और अकबर के शासन काल में पूर्ण हुआ। बंदायूनी और शाह नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में जो है प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1200 चित्र हैं। सभी चित्र 27x20 आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरह जो है तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा यानी मुहम्मद साहब के चाचा थे के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे। नीचे दिए कुट में आपको सही उत्तर को जो है चूज करना है। तो देखिए, इसमें जहांगीरी जो चित्रकार थे वो थे आपका अबुल हसन, ठीक है, और अक्का रिजा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। ये और ये जो है जहांगीरी चित्रकार थे। और नेक्स्ट देख लेते हैं, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विशन दास, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव और गोवर्धन जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मीर सैयद अली और अब्दुल समद ने हुमायूं के समय में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 6, मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की। बताइए किसके शासनकाल में। तो जहांगीर के शासनकाल में है जो है उन्नति की है। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था और मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर और पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को जो है पहचान सकता था। शिकार, युद्ध, राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जो है इन यानी कि शिकार, युद्ध, राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावे जहांगीर के काल में मनुष्य और जानवरों के चित्र को बनाने की कला में भी विशेष प्रगति हुई थी। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन जो है इसको उपाधि दिया गया था नादिर उद जमा की उपाधि। उस्ताद मंसूर, इसे जो उपाधि दी गई थी नादिर उल अस्त्र। फारूक बेग, विशन दास, अक्का रिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव, गोवर्धन इत्यादि उल्लेखनीय है। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक जो है चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया। इस प्रकार जहांगीर के कला को जो है मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को जो है संरक्षण दिया था। तो चित्रकला को।
8 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को जो है प्रदर्शित करते हैं? तो चित्रकला। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में है कि किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये चित्रकला से संबंधित है, चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रसिद्ध शैली जो किशनगढ़ शैली है, चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार थे, जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी प्रेमिका वनी ठंडी राधा का सौंदर्य इनके काव्य पर आधारित है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीरचंद, छोटू, भवानी दास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं। बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र निहाल चंद्र ने बनवाया था, और जो किसानगढ़ी मतलब किसानगढ़ शैली में, तो निहाल चंद का नाम याद रखना है। बनी ठनी जो पेंटिंग है इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन जो है एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता प्राप्त थी? वो था वीणा। सी ऑप्शन सही है। ये वीणा को बजाने में जो मतलब दक्षता प्राप्त कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रातः काल में गाए जाने वाला जो राग है उसे हम क्या कहते हैं? तो तोड़ी कहते हैं। तोड़ी जो राग है ये प्रातः कालीन गाया जाने वाला राग है। यह राग दरबारों में भाटों और जो है चारणों द्वारा जो है गाया जाता था। 12 नंबर क्वेश्चन है, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों में कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो देखिए 5। ए ऑप्शन सही है। इनके बारे में देख लेते हैं। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या जो है 5 थी। वे केंद्र क्रमशः बाके बिहारी का मंदिर, निधिवन, गोरेलाल का मंदिर, श्री रसिक बिहारी और ठट्टी खान। तो याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में जो सम्मिलित थे, तो ध्रुपद गायकों में जो सम्मिलित थे वो थे कौन कौन? तानसेन और हरिदास। पहला और दूसरा, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। और 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा जो स्थित है कहां पे है? तो तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। ठीक है, और इसके बारे में 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट है। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था, जहां से अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलवाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन उस समय का सबसे अच्छा गायक जो है माना जाता था। अबुल फजल के अनुसार उसके समान भारतवर्ष में उससे पहले 1000 वर्ष तक कोई भी अच्छा गायक नहीं हुआ। उसने राजा मानसी द्वारा स्थापित ग्वालियर स्कूल में जो है शिक्षा प्राप्त की थी, और उसका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। ठीक है, तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में जो था, मतलब इसके राजाश्रय में ये था, किसके? रामचंद्र के। रीवा के राजा थे रामचंद्र। अकबर ने तानसेन को जो है कंठभरणवाड़ी विलास की उपाधि जो है प्रदान की थी। तो ये उपाधि किनके द्वारा दी गई थी और उपाधि क्या थी? इन दोनों का नाम जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की जो है शिक्षा ली? तो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी वो थे अकबर। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मुगल कालीन साहित्य, तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा, और देखिए कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।